गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम है राधिका महेश्वरी एंड गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। तो आज का जो हमारा मनी डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस सेशन में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और मनी डे क्या होता है? एक पैसे वाला दिन हो, हर किसी को चाहिए रोज पैसा आए, ऐसा कुछ हमें चाहिए होता है, कैसे भी हम अर्न करें। तो अगर हमें हमें जो सिखानी जो आ रही है ना, वो मैं कहना चाहूंगी उनके बारे में कि वो मनी मैग्नेट क्रिएटर है। मैंने यहाँ पे मैग्नेट का नाम इसलिए लिया, एक मैग्नेट होती है जो लोहा और लोहे को अपनी अपनी तरफ खींचती है, और एक एक होता है मनी मैग्नेट जो कि पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो उन जो पैसे वाला जो मैग्नेट है ना, उसको क्रिएट करती हैं हम सभी की गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। तो मैं कहना चाहूंगी वो है मनी मैग्नेट क्रिएटर। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी अपनी गुरु माँ। वेलकम मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। मनी मैग्नेट बना जा सकता है, कोई भी बन सकता है। वो एक फ्रीक्वेंसी है। सक्सेस के साथ, यूनिवर्स के साथ आपको एक स्पेशल अलाइनमेंट करना होता है। यूनिवर्स के साथ एक एक अलग ही फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि एफएम रेडियो सुनना है, आपको 95 सुनना है, तो वो स्टेशन लगाना पड़ता है ना, तो सेट करते रहना पड़ता है, सेट करते रहना पड़ता है। फिर जब वो बिल्कुल राइट जगह पे आकर के सेट होता है, राइट राइट फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है, तो वो चैनल लग जाता है। सेम जो है वो सक्सेस का चैनल है। सक्सेस का चैनल हम यूनिवर्स के साथ सेट करते हैं, और सेट करते करते, ट्यूनिंग करते करते, जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ते हैं, उसके बाद जो है वो पैसा बस हमारी तरफ खिंचा चला आता है। तो ये जो थर्सडे को हम प्रोग्राम करते हैं, मनी डे, इसका पर्पस यही है कि आप सब मनी मैग्नेट बन सकें और सब उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी को समझ सकें, उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी में आ सके, जिससे कि आपके पास भी नेचुरली पैसा आता जाए। एक होता है बहुत मेहनत कर करके सिर्फ अपनी मेहनत का किया कमाना। मैं ये नहीं कह रही बिना मेहनत के आने लगेगा, पर बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है अपनी मेहनत का कमाना, एक होता है मेहनत तो करना, पर जैसे 100 करके 100 कमाने की बजाय 100 करके लाखों कमाना। बरकत होना, यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगे, यूनिवर्स आपका पार्टनर बन जाए, तो फिर यूनिवर्स के पास तो, उस ब्रह्मांड के पास तो सब कुछ है बहुतायत में। फिर जो हम चाहते चले जाएंगे वो करता चला जाएगा। तो ये सेशन जो है, ये आपको ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी सिखाने के लिए रखा गया है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि उस फ्रीक्वेंसी पे जाना है, और वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली जो आप अभी कर रहे हो, अभी सोच रहे हो, वो सोच करके वो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी आ गई होती तो आप अभी ऑलरेडी अरबपति होते। अगर अभी आप अपने, अरबपति भी क्यों, हो सकता है अरबपति की को भी अगर ख्वाब खरबपति बनने का है, तो, और वो अरबपति है, तो वो खरबपति वाली फ्रीक्वेंसी पे अभी वो नहीं गया है। आज मैं हूं, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे हूँ। मेरे जो सपने हैं उस हिसाब से मुझे भी उस राइट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है कि मैं समीर मोदी जी को फरारी कार गिफ्ट कर सकूं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहली चीज ये बात स्वीकारनी है कि हमें बदलना होगा, हमें अपनी सोच का तरीका बदलना होगा, हमें अपने कमिटमेंट का तरीका बदलना होगा, हमें हमारे जुनून का तरीका बदलना होगा, हमें अपना काम जो है वो बढ़ाना होगा। और काम करके थक जाते हैं अगर, तो गड़बड़ है। जब हम अपनी सफलता के लिए फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए जो काम कर रहे होते हैं, और फिर वो काम गिन रहे होते हैं ना, हाय मैंने ये किया, हाय मैंने ये किया, हाय मैंने ये किया, बस फ्रीक्वेंसी का बैंड तभी बच जाता है। वो सब कुछ बीच में कट 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 हो जाता है। तो कभी भी थकना नहीं है। थक भी गए तो स्वीकार नहीं करना है कि थक गए। रात को सोओगे, सुबह उठोगे, थकान उतर जाएगी, तो अपने आप से कहना क्योंकि हम थक गए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको हम हर थर्सडे को मनी डे में सिखाने की कोशिश करते हैं। पर क्या है स्पेशली, कैसे कायनात को अपने बस में करोगे, आइए उस पर बात करते हैं। हमने एक बहुत सिंपल फंडे पे काम किया है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इस फंडे पे काम किया है, और वो बहुत फास्ट अच्छी सक्सेस पा रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी उसी उसी फंडे को काम मिले। फंडा ये है कि हमारा ये मानना है कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है। हमें ये मानना है कि हमारे सपने बड़े हैं। हमें ये मानना है कि खाली मेहनत का कमाएंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे। हमें हमारे लिए यूनिवर्स वर्क करने लगे तो शायद हमारे सपने जो है वो फटाफट पूरे होंगे। तो यूनिवर्स को अपना पार्टनर बनाना है। अब यूनिवर्स को पार्टनर बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। हम यूनिवर्स को जो भी मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा देते हैं, कायनात तक पहुंचा देते हैं, कायनात का काम है तथास्तु। वो कहती है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर तो बहुत आसान है। बस कायनात को बोल दो हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, बस कायनात को बोल दो स्विट्जरलैंड जाना है, बस कायनात को बोल दो 2 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, कायनात को बोल दो महीने का 1 करोड़ का चेक चाहिए, बोल दो और हो जाएगा। ऐसे ही हो जाता, फिर तो बात ही क्या थी।
खास तरीके से बोलना होता है। कैसे बोलना होता है? खाली आपने बोला वो काफी नहीं है, आपने जो बोला वहां पे रिसीव हुआ या नहीं हुआ ये देखना होता है। अब रिसीव होने और आपके बोलने में जो गैप है, उस गैप को हमें खत्म करना है। कैसे? मान लीजिए आप हैं और कायनात है, कायनात के और आपके बीच में एक पाइपलाइन है। अब उस पाइपलाइन में कचरा फंसा हुआ है। क्या कचरा है? तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, पागल भी होगा, पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या, ये वो है, चादर जितनी है उतने पैर फैलाओ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं, नो नो नो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये सुनते 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 उस पाइपलाइन में इतना कचरा गया हुआ है कि जब हम कुछ भी नीचे से शुरू करते हैं पॉजिटिव बात करना, तो वो पॉजिटिव बात तो कचरे में फंस जाती है। जब धक्का देते हैं तो जो है वो शुरू शुरू में तो जो नेगेटिव बातें होती है वही ऊपर जाती है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। कायनात भी कह रही होती है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तुम नहीं कर सकते। इस बात को समझो, इतना कचरा फंसा हुआ है नेगेटिव चीजों का। जब हम नीचे से इतना अपना मैसेज, पॉजिटिव मैसेज फेंकने की कोशिश करते हैं, तो वो कायनात के पास जो फंसा हुआ नेगेटिव होता है वही जा रहा होता है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, और कायनात कह रहा होता है तथास्तु तथास्तु। तो जब हम कर रहे होते हैं, हमारे रास्ते में रोड़े आ रहे होते हैं, अड़चने आ रही होती हैं, तकलीफें आ रही होती हैं, आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये चेंज हो गया, कल वो चेंज हो गया, और कुछ नहीं तो FSSAI का ही रजिस्ट्रेशन आ गया, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और कायनात कह रही है तथास्तु, आपका काम बन नहीं रहा, आप हो रहे हो परेशान, आपको लग रहा है सबके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता, हताश निराश। फिर पहले सोचते हो मैं इनफ नहीं कर रहा, फिर सोचते हो कंपनी ठीक नहीं है, फिर सोचते हो अपलाइन ठीक नहीं है, पहले अपने पे गिल्टी ले रहे होते हो, फिर बाद में ब्लेम गेम करने लगते हो, और फाइनली कि जी मारो गोली, मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मेरे को नहीं देखने सकते। उसकी बजाय अगर आप ये जो कचरा फंसा है, इस कचरे को निकालो तो क्या होगा? पाइपलाइन खाली हो जाएगी, आपका पॉजिटिव मैसेज ऊपर जाएगा, पॉजिटिव मैसेज कायनात के पास जाएगा, कायनात कहेगी तथास्तु, फिर भले कुछ ही हो जाए, फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी हो जाए, आपके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कायनात आपकी पार्टनर बन गई है। तो खास काम ये है कि हमें कचरा हटाना है। अब कचरा कैसे हटेगा? अगर पाइप होता है, पाइप में कचरा फंस जाता है, तो हम क्या करते हैं? नल पे पाइप को लगाते हैं, तेज नल खोल देते हैं और पाइप को पकड़ के खड़े रहते हैं, वो प्रेशर बनता है, पाइप फटने की कोशिश करता है, हम पकड़े रहते हैं, वो पकड़े 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 पानी के प्रेशर से बुक करके वो कचरा बाहर निकल जाता है। यही तो करते हैं ना, वही करना है, प्रेशर बनाना है। अब कैसे प्रेशर बनाना है? यहाँ प्रेशर बनाने के लिए 3 काम करने हैं। पहला, हर हफ्ते 2,000 रुपए की परचेस करनी है मोदी केयर की, यानी साल महीने की कितनी हो गई? 8,000 रुपए की। उसमें से 2-3 हजार रुपए का सामान घर में काम में ले लिया, 5,000 रुपए का सामान सेल कर दिया। ये वादा करना है कि हर हफ्ते मंडे से पहले पहले, मंडे को क्लोजिंग करनी है हमें, और हर मंडे से पहले पहले हमें देखना है कि अपने 2,000 रुपए का ऑर्डर लगाया या नहीं लगाया, 2,000 रुपए का ऑर्डर लगाया या नहीं, इसका प्रेशर लेना है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर प्रेशर रोज बनाए रखना है। आज किससे बात करूं, आज किससे बात करूं, आज किससे ऑर्डर लूं, आज ये सिखाए, आज ये सिखाए, आज CTF में ये सिखाया, आज CTF में सिखाया, वो भी अच्छा था, हेम्पलेप भी अच्छी थी, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अरे बढ़िया हो गया, प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करता हूँ, बढ़िया हो गया, ग्लूकोसामिन के बारे में बात करता हूँ। लगातार आपके दिमाग में वो एक कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी होनी चाहिए। अब ये करूं, अब वो करूं, अब इससे मिलूं, उससे मिलूं, जा रहे हो, मिल रहे हो, ना लेकर के आ रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये सारा प्रेशर है आप पे। डिप्रेशन कितना काम आ सकता है आपको अंदाजा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन कितना काम आ सकता है आपको अंदाजा नहीं है, पर वो फ्रस्ट्रेट होने के लिए जो ना सुननी है वो लेनी होगी, वो जो रिजेक्शन सहना है वो करना होगा, वो जो थकान लेनी है वो करनी होगी। वो थकान लेनी है, वो रिजेक्शन लेना है, वो फ्रस्ट्रेशन लेना है। वो फ्रस्ट्रेशन भी तो एनर्जी है, वो प्रेशर है ना, वही प्रेशर तो हम बनवा रहे हैं आपसे। क्या होगा? प्रेशर बनेगा 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 बनेगा, प्रेशर लगातार ले रहे हो, भले ऑर्डर नहीं ले पा रहे ना, कोई बात नहीं, पर प्रेशर तो ले रहे हो, फ्रस्ट्रेशन तो ले रहे हो, डिप्रेशन तो ले रहे हो, और फिर भी आगे बढ़ रहे हो। क्या होगा? आपने एक पहला प्रेशर, ये हर हफ्ते 2,000 रुपए का सामान खरीदने का उठा लिया। दूसरा प्रेशर लिया कि हर हफ्ते एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस में लाऊंगा, हर हफ्ते एक साइन अप करूंगा मंडे से पहले पहले। ओह माय गॉड, लोग नहीं आ रहे ना, क्या फर्क पड़ता है? आपका तो प्रेशर काम आएगा, लोग थोड़ी काम आएंगे। आपको तो प्रेशर लेना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको लोगों से ना लेनी है, आपको लोगों से धत्तेरी की सुननी है, आपको लोगों से 100 सवाल सुनने हैं, और फिर भी लोगों की जैसे वो राजा हो और आप रंग। कोई बात नहीं, आज वो जो भी सोचे, आपको पता है आप अपने अपनी जिंदगी के बादशाह हो। तो बस आपको हफ्ते में एक बंदे को लेकर के आना है। और तीसरा प्रेशर क्या लेना है? हफ्ते में एक किसी ना किसी पेड इवेंट का टिकट बेचना है। एक 5 टिकट खरीदो, एक खुद के लिए, और हर हफ्ते का एक टिकट बेचना। ये 3 कामों का प्रेशर बना लो, और इस प्रेशर को लिए जाओ, लिए जाओ, रिलीज नहीं करना। बीच में कितनी भी चैलेंजेस आए, कितने भी फ्रस्ट्रेशन आए, कितना भी मूड खराब हो, अपने आप को अपने से अलग खड़े होकर के देखो कि ये मेरे पे प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरे पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बाल अपने खींचने लगाऊं कि नहीं खींचने लगाऊं। अपने आप को देखो, होने दो ये सब। जब ये प्रेशर बनेगा बनेगा बनेगा, और अगर आपने रिलीज नहीं किया, आपने बीच में पीछे नहीं हटे, क्विट नहीं किया, इस प्रेशर से फक करके वो लाइन जो है, पाइपलाइन खुल जाएगी और आप सक्सेसफुल
हो जाओगे, क्योंकि पाइपलाइन खुल गई। और फिर जो आप अपने ड्रीम्स हैं, इतनी सब समस्याओं के बाद भी, इस सारे प्रेशर, इस सारे फ्रस्ट्रेशन के बाद भी, अपने सपने की पूंछ बिल्कुल पकड़ के रखना। खट से वो बात ऊपर जाएगी कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खट से वो बात ऊपर जाएगी कि आपको 1 करोड़ रुपए का चेक चाहिए, और कायनात कहेगी तथास्तु, और आपका काम होने लगेगा। फिर जो भी काम करोगे ना, उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे, बरकत होने लगेगी, हरकत में बरकत होने लगेगी, बातें बनने लगेंगी, अमेजिंग काम हो जाएगा। तो यही है मनी डे। हम क्या करते हैं, एवरी थर्सडे एक तरफ आपको मनी डे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, दूसरी तरफ हम आपको ये जो 2,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज करनी है, ये जो एक साइन अप करना है, या एक टिकट बेचना है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी हम आपके लिए करने ये जा रहे हैं, क्योंकि मोदी केयर के पास बहुत सारे वेल प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो आपको इन फूड सप्लीमेंट्स को लोगों को सजेस्ट करना है, खिलाना है। खिलाना के लिए ना ऐसे सेल्समैन जैसे बात करके काम नहीं चलेगा, कंसल्टेंट जैसे बात करनी है। जैसे आप सचमुच ह्यूमन बॉडी को समझते हो, आप उन्हें समझ रहे हो, उनकी समस्याओं को समझ रहे हो, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। जब उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ करके सोल्यूशन दे रहे हो, तभी तो वो आपको इज्जत देंगे और रिस्पेक्ट देंगे, तभी तो ऑर्डर देंगे। तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी का समझना बहुत जरूरी है। और ह्यूमन बॉडी समझाने के लिए हमारे साथ हैं पवित्रा वराटकर जी। पवित्रा जी अगले कुछ थर्सडे आपको समझाएंगी क्या है ये ह्यूमन बॉडी का सिस्टम, कैसे ये वर्क करता है, क्या इस पे वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता। जब आप ह्यूमन बॉडी को समझ जाओगे, आपके लिए एज कंसल्टेंट रोल प्ले करना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेसफुल होते जाओगे। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं स्क्रीन पर पवित्रा वराटकर जी का, जो कि खुद एक पैथोलॉजिस्ट है और ह्यूमन बॉडी को काफी अच्छे से समझती है। सो पवित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ मी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां पर हम काफी लोगों को मिल सकते हैं, हजारों लाखों लोगों के लिए एक असेट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे मेरा चुनाव करने के लिए आपका धन्यवाद। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं पवित्रा वराडकर, आज हम बात करते हैं इंसानी शरीर की, ह्यूमन बॉडी जिसे हम कहते हैं, राइट। इंसान का शरीर दिया तो भगवान ने होता है, हम अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आते, लेकिन मर्जी हमारे हाथ में होती है कि हम इस शरीर का आगे करते क्या है। अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो एक इंसान के शरीर को भगवान ने जो बना के हमको भेजा है वो 300 साल जीवित रखने के लिए भेजा है। लेकिन आज की तारीख में हम देख पा रहे हैं कि जो एक रेशियो बना है, एक अप्रोक्सीमेटली 70 साल की उम्र तक ही इंसान अच्छे से जी पाता है। उसके बाद कई लोग हैं जो रहते हैं, पर कुछ ना कुछ उनको एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। कैसा हो अगर हम अपने शरीर को अच्छे से समझ लें कि भैया हमारा शरीर क्या है, किन चीजों से बना है, कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, और क्या चीजें हैं जो हमें अपने डेली मतलब हर रोज के जीवन में आत्मसात करनी जरूरी है, इस्तेमाल करनी जरूरी है। कई चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उसको फॉलो कर लो तो आप बीमार पड़ो ही ना, और अगर पड़ भी गए तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले इंसान के शरीर को अगर मैं बात करूं तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लो, एक इंसान का शरीर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी संस्था, कोई भी बड़ी कंपनी से कम नहीं होता। तो कंपनी चलाने के लिए क्या क्या लगता है, सबसे पहले तो एक ब्रेन चाइल्ड होता है जो सोचता है, प्लान करता है, तो उसके लिए हमारा दिमाग भगवान ने हमको दिया हुआ है। फिर एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां पे वो कंपनी या ऑफिस चलते हैं। तो हमारे लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस की बिल्डिंग यानी हमारा शरीर खुद होता है। तो हमारा शरीर खड़ा कैसे होता है, जैसे पिलर्स लगते हैं किसी भी बिल्डिंग में या कोई भी मकान बनाने में आपको पिलर्स लगते हैं। तो हमारी हड्डियां जो होती हैं वो पिलर्स का काम करती हैं। हड्डियों का ढांचा ठीक से काम करे और वो काम कर सके जो वो करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए मसल्स की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में करीबन 206 हड्डियां होती हैं और करीब 650 मसल्स होती हैं, राइट फ्रेंड्स। हम सारी हड्डियों के बारे में और मसल्स के बारे में नहीं सीखने वाले, लेकिन एक थोड़ा सा हमको एक अंदाज होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है। इंसानी शरीर जिस चीज से बना है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हमारे शरीर में करीबन 65% पानी है, 65% पानी है, 20% प्रोटीन हमारे शरीर में है, 12% हमारे शरीर में लिपिड्स है ना, फैट जिसको हम कहते हैं, और बाकी के जो बचे हुए परसेंट है वो विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर मिलके ये पूरा इंसान का शरीर बनता है। कोई भी एक घटक अगर ये शरीर में कम होता है
तो हमको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर हमारे शरीर में पानी कम है तो हमें प्रॉब्लम फेस होगी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमें प्रॉब्लम फेस होगी। अगर हमारा लिपिड्स यानी फैट इम्बैलेंस अगर होता है तो हमको प्रॉब्लम होगी। फैट बढ़ गया तो हमको प्रॉब्लम होगी, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। विटामिन्स और मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे शरीर में कम हुए तो भी हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको सबको बैलेंस करते हुए चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हर रोज हमारा शरीर जीवित रहे, काम करता रहे। कई प्रक्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो ऑटो मोड में चलती हैं। जैसे हमारा दिमाग ऑटो मोड में सोचता है, हमारा दिमाग कई सारी यंत्रणाओं को अकेला संभाल रहा होता है। हाथ उठना है तो वो कितने सारे सिग्नल्स हमारे हाथ के मसल्स को देता है जिसके कारण हम हाथ उठा पाते हैं। मसल्स को, हमारे फेस मसल्स को सिग्नल देता है तो हम मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये सारा चीज दिमाग कोऑर्डिनेट करता है। इस दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ब्रेन को हम खुद उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आंखें, पलक जो हमारी झपकती हैं वो अनैच्छिक हमारी क्रियाएं होती है, मतलब हम अपनी पलक झपकने को कंट्रोल कर सकते हैं पर वो अपने आप पलक झपकती है। हमारा हृदय जो है वो अपने आप से धड़कता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जब पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में यानी हमारे पूरे गट में अपने आप से वो अंदर जाता है। उसकी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सारी की सारी ऑटो मोड में चलती हैं। हमारे शरीर में कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो ऑटो मोड में चलती हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बाल हमारे बढ़ते हैं, ऑटो मोड में बढ़ते हैं। नाखून हमारे बढ़ते हैं, ऑटो मोड में बढ़ते हैं। दांत हमारे आते हैं, गिरे, ऑटो मोड में होते हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हालांकि डाइट के साथ में आप उसको जरूर से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, क्योंकि जो भी पोषण हम खाते हैं वो जाता सारा के सारा हमारे खाने के द्वारा है। खाने का पचन अगर हमें समझ में आ गया, खाना किस तरीके से खाना चाहिए ये बात अगर हम जान गए, तो हमको ये समझ में आता है कि ओके, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना अगर हमको खाना है, हमको ये सब पता है कि न्यूट्रिशन में हमको 7 रंगों की सब्जियों का हमारे पोषण में समावेश होना चाहिए, 7 रंगों के फल हमने खाने चाहिए। हर रोज ये चीज हम नहीं खा पाते, लेकिन जो भी अनाज आप खाना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपकी जो पाचन प्रक्रिया शुरू होती है वो आपकी आंखों से होती है। जब से ही आंखों ने खाना देखा, ब्रेन ने सिग्नल दिया, पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को, पूरे पेट के सिस्टम को आपके सिग्नल चला गया कि भैया कुछ खाना आ रहा है, राइट। सो वहां से आपके शरीर में जूसेस बनना शुरू हो जाता है। आपका पेट जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद पैनक्रियाज है वो भी अपना इंसुलिन तैयार कर लेता है कि भैया कुछ आ रहा है, मेरे को उसको पचाना है। बाइल जो है, लिवर जो है, वो अपना काम शुरू कर देता है कि भैया कुछ आ रहा है तो मेरे को वो पचाने के लिए काम करना है। तो सारी प्रक्रिया जो है वो रेडी हो जाती है आने वाली चीज का स्वागत करने के लिए। हमारे मुंह के अंदर कई सारी स्वाद ग्रंथियां होती है जो बहुत सारे एंजाइम्स बनाती हैं। खाने का पचन सबसे पहले हमारे मुंह में शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपकी आंखों ने खाना देखा या कुछ तलने की आवाज भी आई, कानों ने सुना, ये सारी इंद्रियां सूंघने के, सुगंध, आप हलवा बनाते हो, शीरा बनाते हो गरम गरम तो उसकी सुगंध आती है, राइट। लड्डू बन रहा होता है उसकी सुगंध आती है, फटाक से मुंह में पानी आता है। ये क्या है? ये ब्रेन हमारे पूरे सिस्टम को रेडी करता है खाना खाने के लिए। तो जब आप खाना मुंह में लेते हैं तो 32 दांत आपको दिए इसलिए गए हैं हमें कि हम 32 बार खाने को चबा चबा के खाएं, क्योंकि खाना जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बड़े फॉर्म में होता है। उसको पीसेस पीसेस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है ताकि खाने को, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि हमारी अतड़ियां जो हैं उसको अब्जॉर्प्शन मोड में ले आए। तो जब हम खाना मुंह में चबाना शुरू करते हैं, अगर आप खाना ठीक से चबाते हो तो सारा के सारा जो स्वादु ग्रंथियां जितना भी एंजाइम्स बनाती हैं वो उसके अंदर अच्छे से मिल जाता है, जिसके कारण वहां से ही आपका पोषण सिंपली वे में डाइजेस्ट होना शुरू कर देता है। अगर आप फटाफट खाना खाते हो, इमीडिएटली आपने लिया, 5 मिनट में आपने थाली लेके खत्म कर दी, तो आपके खाने में जो स्वाद रस जो मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिलता। वहां से ही प्रॉब्लम की सबसे पहली शुरुआत हमारे शरीर में होती है। फिर खाना जब आपके पेट में जाता है, स्टमक जिसको हम कहते हैं, जब खाना पेट में जाता है तो पेट जो है वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही खाना उसमें आया,
वो अपने आप को इस तरीके से चर्निंग प्रोसेस करके वापस से वो खाने को और डाइजेस्ट करता है, ताकि उस खाने में जितना भी गैस्ट्रिक जूस जो बनता है वो सारा के सारा उसमें मिक्स हो जाए और खाना और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आ जाए। फिर वहां से खाना आगे जाता है जिसे हम डिओडिनम कहते हैं, जहां पे लिवर से आए हुए जूसेस वहां पे उस खाने में मिलना शुरू होते हैं, जो एक पतली सी नली होती है, बिल्कुल पतली नली होती है। पतली नली इसलिए होती है क्योंकि लिवर के जितने भी बाइल जूसेस होते हैं वो उसमें मिलना शुरू हो जाते हैं। डाइजेशन की प्रक्रिया और भी वहां पे सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दी जाती है। अब ये खाना वहां से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हमारी छोटी अतड़ियों में जाना शुरू होता है। अगर मैं छोटी अतड़ियों की बात करूं तो छोटी अतड़ी की जो साइज है, लंबाई है, वो करीब करीब 30 से 32 फुट लंबी होती है। यस, यू हर्ड मी राइट। 30 से 32 फुट लंबी छोटी आंत होती है। उसका नाम छोटी आंत है पर वो होती सबसे ज्यादा बड़ी है, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का जो काम करती है वो हमारी छोटी अतड़ियां करती हैं। छोटी आंतड़ियों की जो इनर लाइनिंग्स होती है, मतलब अंदर की जो लाइनिंग होती है जहां से खाना हमारा आगे आगे जाएगा, वहां पे विली होती है, छोटे छोटे विलीज होती हैं, जहां पे से उस खाने में से सारा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब किया जाता है। वो अब्जॉर्ब किया हुआ खाना हमारी बारीक बारीक कैपिलरीज में से होते हुए हमारे खून के द्वारा बाकी के पूरे शरीर को दिया जाता है, राइट? सो सर्कुलेटरी सिस्टम, खाना न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचता है हम ये अगले सेशन में समझेंगे। पहले हम अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को समझ लेते हैं, राइट? अन्न नलिका जिसको हम कहते हैं। सो जब छोटी आंत में सारे न्यूट्रिएंट्स आपके जो पचना शुरू होते हैं वो वहां से अब्जॉर्प्शन होता है आपके खून में। उसके बाद ये खाना सारा के सारा जाता है बड़ी आंत के अंदर, राइट? बड़ी आंत के अंदर बाकी का बचा हुआ जो भी उसके अंदर रहा हुआ न्यूट्रिशन होता है वो भी अब्जॉर्प्शन वहां पे हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे वाटर अब्जॉर्प्शन भी आपका बड़ी आंत में उस खाने का हो जाता है और उसके बाद लास्ट में वो आपके एनस में से वापस फेंक दिया जाता है। खाना खाने से लेके एनस से बाहर शरीर में से जो हम चौथा कहते हैं, बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकालने की प्रक्रिया तक में अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे का वक्त एक नॉर्मल शरीर लेता है, राइट? सो 24 घंटे में आपका खाया हुआ खाना, बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी डिस्कार्ड करती है। ये साइकिल है। यहां पर दिक्कत कहाँ कहाँ पे आती है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला दिक्कत कि हमने न्यूट्रिशन अगर लिया ही नहीं है, तो जब न्यूट्रिशन आया ही नहीं है तो बॉडी उसमें से निकालेगी कैसे? दूसरी जो चीज होती है, हमारे शरीर का और एक सबसे बड़ा अंग होता है जिसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, लंग्स जिसे हम कहते हैं, लंग्स, फुफ्फुस कह लो उसको, लंग्स बोल लो, और क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, पर लंग्स और फुफ्फुस बेसिकली बोलते हैं। सो जब हम सांस लेते हैं, अगर आप हमारी सांसों का सिस्टम को समझें तो लंग्स भी ना काफी बड़े होते हैं और ये पूरा के पूरा एक केज में बंद होता है। लंग्स, दो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को हड्डियों के ढांचों में कवर रखा जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर के हमेशा हड्डियों के ढांचों में बंद करके रखे जाते हैं ताकि उनको सेफ्टी मेजर्स उनके लिए जा सके। लंग्स के अंदर की सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि हम जितना भी हवा जितनी भी हम अंदर सांस में लेते हैं तो वो सारी की सारी लंग्स के अंदर पहले तो प्यूरिफाई होती है और वहां से हम ऑक्सीजन जो है वो उस हवा में से निकाला जाता है, जितनी भी हवा हम अंदर ब्रीद इन करते हैं। अगर हमारी हवा में ऑक्सीजन के लेवल कम है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। आपकी बॉडी को चलने के लिए, चलायमान रखने के लिए ऑक्सीजन की अत्यंत गरज होती है, जरूरत होती है। हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसको अल्वियोलाई बोला जाता है। वहां पर से हवा में से ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन छोटी छोटी कैपिलरीज में हो जाता है, जहां से वो पूरी बॉडी में हमारे वो ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है हमारे लंग्स में। जब हम सांस लेते हैं तो जितना भी पोल्यूशन आप अपने अंदर ब्रीद इन करते हैं वो सारा ये अल्वियोलाई में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस पैदा करना शुरू करता है, जिसके कारण हमको सांस से रिलेटेड तकलीफें आने लगती हैं। तो जितने भी हम सांस से रिलेटेड तकलीफ सुनते हैं कि भैया अस्थमा हुआ, ये क्या होता है? ये अल्वियोलाई ब्लॉकेजेस होते हैं। एक चिकना पदार्थ, म्यूकस वहां पे बनके चिपक जाता है जिसके कारण लंग्स पूरी तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाता, फूलता नहीं है तो हवा उसमें जाती नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जिसमें हम फिर बाद में, जिसको हम कहते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है।
तो हमें अपना लंग्स डिटॉक्सिफाई करना होता है। अगेन इफ आई कमिंग बैक टू, मतलब अगर मैं वापस से जब आती हूँ अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पानी जितने लोग कम पीते हैं, पानी पीने के लिए भी और एक नियम है, खाना खाने के आधा घंटे से पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के आधा पौना घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। सिप सिप पानी ले लिया, खांसी आ रही है, कुछ ठसका लग गया और फिर आपने पानी लिया, दैट इज ओके, पर ग्लास भर के पानी आपको नहीं पीना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पाचन प्रक्रिया को और डिले करेगा। शरीर का एक और नियम है, इसको खाना आप जिस टाइम पे देंगे उस टाइम पे जूसेस बनने रेडी हो जाते हैं। अगर आपका टाइम ठीक नहीं होता खाने का, अगर आपने एक नियम नहीं मान के रखा कि भैया सुबह का नाश्ता इतने बजे, दोपहर का खाना इतने बजे, रात का खाना इतने बजे, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं होता कि भैया खाना कब मिलेगा और कब हमको तैयार रहना है ना। इट इज लाइक कि हम घर में हैं और कभी भी हम अपने घर में चले जाते हैं और उसी समय हमको गरम गरम खाना चाहिए, मिलेगा नहीं, क्योंकि खाना बनने में वक्त लगता है। तो जब ऐसी चीज होती है, ठीक हमारी बॉडी के अंदर भी वैसे ही रिस्पॉन्ड होता है। अगर आपने एक नियम बांध के रखा, 1 घंटे का एक ड्यूरेशन रखा कि भैया सुबह 8 से 9 के बीच में मेरा नाश्ता हो जाएगा, दोपहर को 1 से 2 के बीच में मेरा लंच हो जाएगा, फिर एक छोटा सा मील मेरा 4 से 5 के बीच में, और मेरा रात का डिनर 8 बजे के आसपास हो जाएगा। ये नियम जब आप बांधते हैं तो आपके बॉडी को ये पहले से पता होता है कि इतने बजे ये खाना आने वाला है, मेरे को पचाने के लिए पूरा सिस्टम रेडी रहता है। आपका बीमार पड़ने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने अपना खाना बराबर रखा। अगर मैं अपनी बात करूं, हमारा शरीर जैसे मैंने आपसे कहा था 20% प्रोटीन से बना है। हर रोज हमारे शरीर में हर किलोग्राम के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मतलब अगर मेरा वजन 58 किलो है तो मेरे को हर रोज 58 ग्राम प्रोटीन लेना है ना, एवरी डे, क्योंकि मेरे शरीर को उतना कंजम्पशन की जरूरत है, उतना इस्तेमाल करता है मेरा शरीर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को डेली मेरे जो भी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए करने के लिए। अगर मेरा प्रोटीन इंटेक कम होता है, अगर मैं प्रोटीन कम लेती हूँ, अगर मैं ध्यान ही नहीं रखती कि मेरा प्रोटीन कितना जा रहा है, तो ये अगेन हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी में 20% प्रोटीन है। तो जो शरीर का प्रोटीन है जब वो खर्च होता है तो मोटापा, ओबेसिटी जो आती है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। राइट फ्रेंड्स, शरीर के बारे में हम वापस से बात करेंगे। एक हुआ हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरा हमारा हुआ हमने बात की लंग्स के बारे में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको बॉडी के अंदर एक तकलीफ आती है, दैट इज बोन से रिलेटेड। तो हड्डियां जो हैं, अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो हड्डियों में भी प्रोटीन होता है। राइट, सो हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसको कोलाजन प्रोटीन कहा जाता है बेसिकली। सो कोलाजन जो होता है वो एक सबसे बड़ी मात्रा में होता है हमारी हड्डियों में, और हड्डियों को मजबूती जो देता है वो कैल्शियम देता है, जिंक देता है, फास्फोरस देता है, मैग्नीशियम देता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण हमारी बोन्स की टफनेस मिलती है। कैल्शियम हमारे पूरे शरीर का करीबन 92% कैल्शियम स्टोरेज हमारी हड्डियों में होता है। और हड्डियां सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारे शरीर का, क्योंकि पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन भी देती है। जैसे ब्रेन का प्रोटेक्शन हड्डियां देखती हैं, क्योंकि वो स्कल के अंदर होता है। हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है और लंग्स जो है वो भी एक हड्डियों के केज में होते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी हड्डियों के केज में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, मतलब ऑर्गन्स को, हमारी हड्डियां जो है वो अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, हमारे शरीर को एक रूप जो देती हैं वो हड्डियां देती हैं। हड्डियों में अगर कमजोरी आती है तो सबसे पहले क्या होता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। अब हड्डियों में क्या सिर्फ हड्डियां होती हैं? नहीं, तो हड्डियों के साथ में होती है सॉफ्ट बोन्स, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजेस, जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारी नाक के यहाँ की जो हड्डी है उसको कार्टिलेज बोला जाता है, यहाँ पे जो है ये कार्टिलेज बोला जाता है। हमारे दो हड्डियों के बीच में हमेशा कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन होती है, ताकि ये दो हड्डियां मजबूत अपने आप में वैसे ही बनी रहे। हमारी बॉडी अपने आप को हमेशा रीजेनरेट करती है, रीजेनरेट करती है। हमारी स्किन के, त्वचा भी हर बार नए नए सेल्स बनते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी हड्डियां भी अपने आप को रीजेनरेट करती हैं। नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते हैं।
तो वो एक प्रक्रिया हमारी हड्डियों में होती है, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट इसको बोला जाता है। यानी एक प्रक्रिया ऐसी जिसमें पुरानी हड्डी खत्म होती है और नई हड्डियां बनती हैं। जैसे जैसे उम्र होती है या फ्री रेडिकल्स का हमें ज्यादा सामना करना पड़ता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ, खान पीन बराबर नहीं है, तो हमारी हड्डियों की बनने की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है, जिसके कारण हम ये कहते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है, या मेरे को और कोई बोन्स की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। क्या कैल्शियम सिर्फ मेरे हड्डियों के लिए लगता है? नो, कैल्शियम आपकी हड्डियों के साथ साथ आपकी मसल्स में और पूरे शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कैल्शियम आपको बहुत सारे जगह पे एंजाइम प्रोडक्शन में, हार्मोन प्रोडक्शन में आपको लगेगा, राइट। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एक औरत को यानी एक विमेन को एवरी डे, डेली के हमेशा 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इंटेक उनका होना चाहिए। मतलब मेरे खाने में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हर रोज मेरी बॉडी मांगती है। और अगर मेरी बॉडी पुरुष की है तो हर रोज 600 मिलीग्राम कैल्शियम उनको लेना चाहिए, ताकि आपका डे टू डे लाइफ बराबर से चले। फ्रेंड्स, ये रहा बोन्स का। बोन्स में आती हैं सॉफ्ट बोन्स और जो हमारी नॉर्मल जो हार्ड बोन्स आती हैं वो। बोन्स को जोड़े रखने के लिए आती है मसल्स, टेंडॉन जिसे हम कहते हैं। तो दो बोन्स को मजबूती से आपस में बांधने के लिए टेंडॉन्स लगते हैं, जो टेंडॉन्स होते हैं। अगेन ये हाई प्रोटीन के होते हैं, बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स इनको मजबूती देने में लगता है। तो जब भी कभी भी हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो हमको सिर्फ हड्डियों को पोषण नहीं देना होता है, हमको हड्डी को पोषण देना होता है, ये दो हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होती है उसको पोषण देना होता है, उसी के साथ साथ हमें मसल्स को भी पोषण देना होता है। मसल्स को सिर्फ पोषण देके नहीं चलता है, मसल को पोषण देने के साथ साथ उसको काम करवाना भी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज। तो जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे टिपिकल वो जॉइंट के लिए, वो मसल के लिए आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए, जो करनी चाहिए। 10 से 15 मिनट अगर आप एवरी डे की एक्सरसाइज करो मसल्स के लिए या ना जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिकली, 15 मिनट का टाइम आपके जॉइंट के एक्सरसाइज के लिए अगर आप देते हो, आप न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे होते हो, यू स्टे फिट। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरी एज ऑलरेडी 61 है, राइट। 61 की एज में भी आज अगर मैं काफी सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ बिना थके, है ना, तो ये एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज आपको हमेशा एक्टिव मोड में रखती है। सिर्फ मैंने अच्छा खा लिया या व्यवस्थित टाइम पे मैंने अपना खाना खा लिया, वो उससे काम नहीं चलता। हमको हमारी बॉडी को, मसल्स को एक्टिवेट रखने के लिए उसको हर रोज काम में लेना जरूरी होता है, ताकि वो मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जरूरी है हमारी खुद की बॉडी को चलायमान रखने के लिए। और एक चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमने बोन्स का स्ट्रक्चर लिया, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिया, हमने लंग्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे विमेन में होता है, तो लेडीज में दो ओवरीज होती हैं, फेलोपियन ट्यूब होती है। ओवरीज यानी अंडाशय, जहां पे अंडे बनते हैं। फेलोपियन ट्यूब जहां पे से अंडे बन के फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं और उसके मतलब फेलोपियन ट्यूब से आने के बाद आपके गर्भाशय में, अगर वो गर्भ पकड़ लेता है तो गर्भाशय में आ जाते हैं, और अगर नहीं गर्भ पकड़ता है तो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल से वो बाकी का जो इंटरनल लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं, वो निकल जाती है आपकी। ठीक है, सो बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को आदत है वो टेक्निकली बोलने की, तो मैं वापस से उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करती हूँ। हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। हॉर्मोन्स अच्छे से बराबर से क्वांटिटी में अगर बनते हैं तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम ठीक से काम करता है। हॉर्मोन्स अगेन क्या होते हैं? हॉर्मोन्स बनते किससे हैं? विटामिन से बनते हैं, मिनरल से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। अगर विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमतरता है शरीर में तो आपको लेडीज में पीसीओएस, पीसीओडी ये शिकायतें मिलेंगी, और पुरुषों में आपको देखेगा कि सीमेन फॉर्मेशन बराबर से नहीं हो रहा।
तो ये जो चीजें हैं वो बेसिकली इसके लिए लगती हैं, और इनके सीमेंट फॉर्मेशन के लिए हमको कुछ और भी इंग्रेडिएंट लगते हैं विटामिन और मिनरल्स के अलावा भी, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं लेडीज की बात करूं तो उनके लिए विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा में बराबर से होना अत्यंत जरूरी चीज होती है। हार्ट के बारे में हम अपने अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है ना। उससे रिलेटेड ब्लड प्रेशर आएगा, एवरीथिंग आएगा। एक मैं लिवर के बारे में, लिवर हेल्थ के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर लिवर के बारे में बात करूं तो लिवर की जो पोजीशन होती है वो आपका जो पेट होता है, स्टमक जो होता है, स्टमक से जस्ट बाजू में आपका लिवर की पोजीशन होती है। अगर मैं ह्यूमन शरीर के बारे में बात करूं तो जहां पे हमारा ये बोनी केज जहां पे खत्म होता है, तो राइट साइड में अगर आप अपने हाथ रखेंगे वहां पे, ठीक, तो वहां पे आपका लिवर होता है प्लेस्ड। और लेफ्ट साइड में अगर आप हाथ रखेंगे तो वहां पे आपका पेट होता है, स्टमक होता है। तो राइट साइड में जो आपका लिवर प्लेस्ड होता है, खाना जैसे ही आपके स्टमक में से बाहर निकलता है, लिवर में काफी सारा सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दो ऑर्गन लिवर के एक्टिवेट होते हैं, जिसमें से एक होता है पैंक्रियास और दूसरा होता है बाइल, यानी गैल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं। सो गैल ब्लैडर जो है वो बाइल बनाता है, एक ऐसा जूस जो आपके खाने को बहुत अच्छे से पचन करता है। अगर आपका गैल ब्लैडर बराबर से नहीं है, अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने वालों को ज्यादातर स्टोन्स की शिकायत होती है, क्योंकि उनमें म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाता है जो वापस से आप वॉश नहीं कर पाते, या फिर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आता है। बॉडी एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि जितने भी फ्री रेडिकल्स के इन्वायरमेंट में आप घूम रहे होते हैं, आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो आपकी बॉडी का जो पीएच है उसको एसिडिक बनाते हैं। और एसिडिक बॉडी जब होती है, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट करेगी, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, आपको बाइल बनने में प्रॉब्लम आएगा, आपको इवन इंसुलिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगा। जहां जहां पे से हार्मोन और एंजाइम बनने की प्रक्रिया होती है, वहां पे से प्रॉब्लम आना शुरू होता है। एसिडिक बॉडी का एक और सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है कि एसिडिक बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर कैंसर जैसी बीमारी के बारे में मैं बात करना चाहूं तो कैंसर पेशेंट की जो बॉडी होती है वो ज्यादातर एसिडिक पाई जाती है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसर सेल को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बढ़ने के लिए पोषक होता है उनके लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा बॉडी का पीएच बैलेंस रहे। पीएच बैलेंस करने के लिए मोदी केयर में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक तो कुकू अल्कलाइन, हमारा जो कोको अल्कलाइन पिक्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्टर जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखने में आपको काफी अच्छे से हेल्प करता है, पीएच बैलेंस करने में बेसिकली आई शुड से। नोनी जूस है जो हमारा बॉडी को पीएच बैलेंस करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हमारे पास फ्लैक्स ऑयल है जो आपकी बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी जितना ज्यादा पीएच बैलेंस रखेगी, कम बीमार पड़ेगी, आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आपको घुटनों की प्रॉब्लम में भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स आप अपने खाने में यूज कर सकते हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल के साथ में लड़ाई करते हैं। तो हमारे पास दो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, एक है हमारा इंटेलेक्टिव और दूसरा है हमारा टर्मरिक। ये दो चीजें इतनी बढ़िया हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी बॉडी के सिर्फ पीएच को बैलेंस नहीं करती, लेकिन फ्री रेडिकल से बहुत अच्छा फाइट करती है। तो अगर किसी को कोई पेशेंट आपको मिलता है ना जिसके घुटनों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपने उसको कैल्शियम भी दिया, ग्लूकोसामाइन भी दिया, D3 भी दिया, पर फिर भी उसके हड्डियों में ना वो कसक है, दर्द है, बना हुआ है, तो डेफिनेटली आप समझो कि इसके बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत है, बॉडी एसिडिक है, इसीलिए ये चीज देते हुए भी उसको 100% रिलीफ नहीं आ रहा। तो उसके पीछे रीजन यही होता है फ्रेंड्स कि उसकी बॉडी का पीएच आपको बैलेंस करना जरूरी है। आप उनको टर्मरिक दे सकते हो, टर्मरिक से आपको इमीडिएटली इनके केस में आराम पड़ेगा। नोनी जूस आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वो बॉडी का पीएच बैलेंस करने में उनको बहुत ज्यादा आराम देगा। राइट फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इससे ज्यादा हम अगले सेशन में देखेंगे किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आज का जो ज्ञान मैंने आपको दिया है इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, क्योंकि इसको आप जितना समझेंगे, आप अपनी बॉडी को जितना समझेंगे, उतना अच्छे से आप सप्लीमेंट क्यों देना है या क्यों लेना है ये आपको कन्विंस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम खुद कन्विंस होते हैं कि मैं ये
क्यों लूं, क्या फायदा होगा मेरे लिए, तो किसी और को बताना बहुत आसान है। एक सिंपल सी चीज है, जो चीज मैं खुद खाने नहीं खा सकती, मैं अपने पति को नहीं दे सकती, अपने बच्चों को नहीं दे सकती, मैं दूसरे किसी को नहीं दे पाऊंगी, राइट? क्योंकि हम एक सेल्समैन की तरह नहीं होते हैं, हम वो होते हैं जो हमने खुद ने समझा है और हम बड़े आराम से किसी और को बता सकते हैं, राइट? सो यहीं पे मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।